नाज़रीन, ये हमारी आज ट्रांसमिशन से समझें या प्रोग्राम समझें, मगर हम खबर है कि प्लेटफार्म से इसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। इत्तेज़ाज़ हसन साहब की राय सुनी, हमने अली ज़फ़र साहब की राय सुनी। एक बहुत बड़ा अहम और मारकतुल आरा फ़ैसला आया है इसकी इंटरप्रटेशन के हवाले से। अब इत्तेज़ाज़ हसन साहब का तो भट्टी साहब ये कहना है कि अब जो वोट डाले भी गए हैं वो अब काउंट नहीं होंगे। एक राय और भी है, वो जो ज़ाहिर है वो अपनी राय लेके आएंगे। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सब देखें, एक राय होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो डिसीजन होता है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने उन्हें राय लेने के रेफरेंस भेजा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ गया है कि इनका मुनर्रफ रुकन का वोट नहीं होगा। मुनर्रफ कार रुकन कौन होता है? जो पार्टी की क़यादत के बरखिलाफ चले। पंजाब वफाक में तो चलो वोट डला ही नहीं, तो वो तो काउंट या ना काउंट होने का तो चक्कर ही नहीं है। पंजाब में वहाँ मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुए उनको बताने के लिए कि जी हम खिलाफ हैं, लिहाजा इत्तेहादी छोड़ जाएं। पंजाब उसमें भी थी, मगर अदालत तो कानून देखती है। पीटीआई ने बाइकाट किया था, उसका रुकन जा ही नहीं कोई सकता था वहाँ, उसको वोट कास्ट करने की पार्टी पॉलिसी थी नहीं। तो पंजाब में बादिउल नजर में तो अमलन ये जुर्म नहीं था कि आप सिंध हाउस में जाके मुखालफों के साथ बैठ जाएं। ये गलत है, ये ठीक है नहीं, मैं ठीक नहीं कह रहा, लेकिन जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है कि आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते अदम एतमाद या एतमाद में। और दूसरा फिनांस बिल, माफी चाहता हूँ, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे राय लेते हैं, फिर आपकी राय भी। जी फैसल चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। इंटरप्रेट करेंगे इस फैसले को और इसके असरात पंजाब गवर्नमेंट पर क्या मुरतब हो सकते हैं? फैसल चौधरी साहब। जी सर, थैंक यू। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये राय जो है राय है, लेकिन ये फैसले की हैसियत रखती है। जैसे भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया है, असबा बिल में ये तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की राय को बाइंडिंग इफेक्ट होगा। तो इस सूरत हाल में जो 2-3 चीजें जो सामने आई हैं इस वक्त, वो ये है कि पहली बात तो है कि आर्टिकल 63A आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो इस वक्त मुरवजा कानून है वो समीउल्लाह खान बलोच केस है, बस जनाल साहब ने ऑथर किया हुआ है, उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट इसमें अनटिल वो जो है वो कोई चेंज करती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सबसे पहले मैं ये बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि सबसे पहले ये बात मैंने की थी कि मुनहरिफ अरकान के वोट नहीं काउंट हो सकते, और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर साबित कर दी। अब इसका असरात क्या है? इसके असरात पंजाब में तो सर ये हैं कि जो अक्सरियत है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, वो आज अकलियत में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनका जो अगर मुनहरिफ अरकान के यानी पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वो अरकान जो हैं, अगर उनके वोट निकाल दिए जाए तो उनके वोट शायद 171 या 173 हो जाते हैं, वेराज उनको रिक्वायर्ड जो है वो 186 हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी होल्डर को इजाज़त नहीं देता है गवर्नमेंट करने की। तो ऐसी सूरत में तो फिर जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो मेरी नज़र में वो नहीं चल सकती। उसके अब क्या तरीक़ेकार हैं, एक्टिंग गवर्नर भी हो के वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर 186 उनके पूरे नहीं होते हैं तो फिर ही विल हैव टू वॉक डाउन, और वो फिर सीएम नहीं रह सकते हैं। और फेडरल में ये सूरत हाल हो सकती है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, क्योंकि वहाँ पे वोट काउंट नहीं हुआ। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल राइज हुई है इस के बाद सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद, तो सदर पाकिस्तान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कह सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ही थिन मेजॉरिटी है। तो अगर कोई इत्तेहादी या एक आधा मेंबर जो है वो नहीं आ सका तो शायद फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए भी यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म रहना मुश्किल। अच्छा चौधरी साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये हमजा साहब ने 197 लिए थे, 25 पीटीआई के अरकान थे, यानी कि 172 उनके रह जाते हैं, 186 है। अब क्या हमजा साहब खुद रिजाइन देंगे या अपोजिशन जो पीटीआई है वो अदालत में जाएगी? इसका गवर्नर तो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब में कोई नहीं है, बगैर गवर्नर के चल रहा है पंजाब। तो आईनी तौर पे हमजा साहब से कौन उनको कह सकता है आप एतमाद का वोट लें दोबारा? सर वो तो एक्टिंग गवर्नर जो है चार्ज अज्यूम करके फौरन ही कह सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मेरी जब तक
मेरी इतला के मुताबिक शायद नोटिफिकेशन चौधरी परवेज इलाही साहब को एक्टिंग गवर्नर का तब टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर उनको गवर्नर का चार्ज लेने का कह दिया गया है। उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो कि कैबिनेट डिवीजन ने निकाला उमर चीमा साहब को निकालने का, उसमें ये कहा गया है। तो उसमें तो वो आज चार्ज ले लें शाम को उस नोटिफिकेशन के साथ, और साथ ही कॉन्फिडेंस जो है सुबह वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह दें, तो वो फिर उसमें भी एक अच्छा जी साहब, आप इलेक्शन कमीशन में भी गए थे। इलेक्शन कमीशन तो अब इसके खिलाफ नहीं जा सकता कि डिसीड ना करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया कि उनका वोट अकाउंट ही नहीं होगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है इसके बरक्स तो नहीं फैसला दे सकता कि वो कहे मैं डिसीड नहीं करता उन लोगों को, मुनर्रफ अरकान को, कि कह सकते हैं? नहीं, ये तो फैसला बाइंडिंग है उनके ऊपर, वो इससे वो एग्जिट नहीं ले सकते हैं। तो वो दूसरी भी बात ये है कि मैंने तो आज ये कहा है कि या तो आइन बचेगा या फिर मुनर्रफ अरकान बचेंगे। तो ये देखिए, आइन जो है वो रियासत पाकिस्तान की आवाम का एक अमानत है इदारों के पास, उसकी हिफाजत करना इदारों का फर्ज है। अगर तो वो आइन को बचाएंगे और रियासत को बचाएंगे। सर, एक तरफ रियासत है, ये पीटीआई और उसमें मुनर्रफ अरकान का मसला नहीं है, ये एक तरफ रियासत और उसका आइन है, और दूसरी तरफ वो 25-26 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को डिफीट किया, धोखा दिया पार्टी को, अपने वोटर्स को। अच्छा चौधरी साहब, कल ये पहले फैसला जब आज आप गालबन केस कर रहे थे तो कल 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने सुनाना था, बाद में कॉल लिस्ट से निकाल दिया गया, इसकी कोई खास वजूहात है? देखिए, उन्होंने कोई वक्त नहीं तय किया था टू बेनिफिट, मतलब इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कोई हमें वक्त तो नहीं दिया था, लेकिन बाद में शायद उन्होंने कहा कि ये 12 बजे हो जाएगा तो वक्त चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में शॉर्ट फैसला तो अगर वो नहीं भी करें तो अपनी वेबसाइट पे भी जारी कर सकते हैं। वो कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप बुलाएं और नोटिस करें और ये करें वो करें। इस फैसले राय आने के बाद तो फैसला जो है वैसे भी उनको कर देना चाहिए। कोई इतनी और वहाँ पे जो पंजाब के वो जो लोग हैं, डिफेक्टर्स हैं, मुनहरफीन हैं, जिसके लिए काफी सख्त लफ्ज अवाम यूज करती है, उनका तो डिफेंस ही कोई नहीं था। वो तो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि शहबाज शरीफ के बेटे को, हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालना है। सब एक अहम सवाल उसके बाद मलिक साहब ने करना है आपकी मौजूदगी में, कि हम वैसे भी आपसे सीखते हैं। अच्छा जो था वो आपके जो डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कराया था मदारी साहब, वो भी मुनर्रफ अरकान थे, तो इलेक्शन तो फिर हमजा शहबाज का बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क हो गया बड़ा, कि अगर मुनर्रफ अरकान वोट नहीं डाल सकते तो फिर वो एक दूसरी जमात का बंदे ने इलेक्शन कराया डिप्टी स्पीकर का। ऑफिस कैसे होल्ड कर सकते हैं? अगर वो क्या वो इस फैसले की जद में आते हैं? शायद भट्टी साहब ये हाँ, ये बिल्कुल मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो फैसला जो इलेक्शन हुआ है वो आपने क्वेश्चन मार्क का लफ्ज किया, मैं कहूँगा प्लॉट, यानी का कलंक का टीका लग गया उसके ऊपर। वो जिस तरह का वो कॉन्डक्ट था, जिस तरह का वो इलेक्शन कराया गया था, अब उसमें डिप्टी स्पीकर साहब इसमें जो है आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो अभी बात की बात है। अभी फौरी तौर पे जो है इसकी इम्प्लीमेंट जो एप्लीकेशन है वो अभी तो हुकूमत पे आएगी ओवरऑल। अभी तो इसका जो पहला शिकार मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, और उसके बाद शायद शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। उसके बाद जाहिर है जो बाकी लोग होंगे वो भी इसका जो है मामला आएगा। और इसमें जो मेरी रीडिंग है इसकी वो ये है कि इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन भी एंटेल कर दी है मेजॉरिटी ने, और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो समीउल्लाह बलोच केस की रोशनी में, उसके तनाजुर में वो लाइफ टाइम है। अच्छा चौधरी साहब, वैसे तो बड़ी ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद बात नहीं बनती। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होना है, ये इसकी अब क्या अहमियत है पहला, और दूसरा जो इसको क्लियर कीजिएगा, पीटीआई के जो अरकान है जिनको मुनहरिफ कह रहे हैं, उन्होंने केस ये किया हमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं दी, ना कोई पार्लिमानी हेड था पंजाब में, ना हमें किसी ने डायरेक्शन दी, तो हम किस तरह पार्टी छोड़ गए? हमें तो पहले साबित करें किसी ने डायरेक्शन दी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किधर आप देखते हैं, जरा इसकी तशरीह कर दीजिएगा। बात यह है सर कि एक तो खैर ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे डाक का रिकॉर्ड है, टीसीएस की रसीदें जो है वो साथ में लगाई गई हैं। अगर कोई अब बिल्कुल ही मैं ना मानूं कहूँ, और दूसरी बात है कोई हम सारे पंजाबी हैं वो कहते हैं रोटी में चोची तो नहीं कहते ना, आखिर एमपीएस हैं। ये मतलब उस पहली तारीख से लेके 16 तारीख तक एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, और एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। ये बिल्कुल उनका आज ये कहना था, लेकिन उन्होंने उसके मुकाबले में हमने डाक कर भी लगाया है, रिकॉर्ड लगाया है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगाए हैं चीफ व्हिप के, उनका बयान हल्फी लगाया है, सब्तान खान साहब पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनका बयान हल्फी लगाया है, वीडियो एविडेंस दिया है, बुजदार साहब का जो है वो एविडेंस दिया है। मतलब एक 40 सफ़े का हमने उसका रीजॉइंडर दिया है जिसमें
तकरीबन शायद 23 या 30 सफ़े जो है वो सिर्फ वो एविडेंस के हैं, वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। और ये बात कह देना कि और फिर डिनाइल नहीं है, सर ये जरा ज़हन में रखिएगा, डिनाइल नहीं है किसी भी तरफ से वोट हमजा शहबाज शरीफ साहब को काउंट करने का। ये जो डिनाइल का नाउ इटसेल्फ जो है वो कि मैंने वोट दिया हुआ है, इटसेल्फ जो है फेटल है फॉर द। और आज ये जो राय आई है ये आइन की मंशा को सामने रख के आई है कि आर्टिकल 63A इंसर्ट करने का मकसद आइन में, इसका ये मकसद थोड़ी है कि आप इस्तेमाल कर लें, आइन को वायलेट कर लें और उसके बाद आप कहें जी कि ठीक है मैंने मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ। ये तकनीकी जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे नहीं छुपा जा सकता। ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट आइन का, जमहूरियत का, मैंने ये कहा है, वहाँ पे भी कहा है कि जैसे सेनेट के, रोम के सेनेट में सीजर को कत्ल किया था, इन अरकान ने जमहूरियत और आइन को नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली में कत्ल किया है। मतलब ये बड़ा सीरियस इन्होंने एक काम किया है। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हम 2022 में हैं, इन्होंने सोचा ही नहीं कि कौम का इंटेलेक्ट और इज्तिमाई ज़मीर कहाँ तक पहुँच गया है, और इन्होंने वही एक 90s की गंदी सियासत की। और मतलब इस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं इसको देखते हुए, आप लोग तो रिपोर्ट करते रहे होंगे, ज़्यादा करीब से देखा, हम लोग बड़े हुए हैं इस माहौल में। बीबी साहबा की 18 महीने में हुकूमत पैक कर दी, फिर नवाज शरीफ साहब की पैक कर दी, सारा जो डेकेड था जो पूरी कौम का वो इसी में गुजर गया। कोई 10 इधर चले जाते थे पैसे लेके, कोई 10 उधर चले जाते थे किसी और लालच में, और पूरी कौम जो है मुंह देखती रहती। अच्छा ये बताएं चौधरी साहब लास्टली कि क्या रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब के रेफरेंस के, जो ये इसमें भी ये गुंजाइश मौजूद है? नहीं, रिव्यू नहीं चाहिए, अब इसमें ये एडवाइजरी होती है, इसमें रिव्यू की गुंजाइश। तो इसका मतलब है ये डन एंड पास्ट हो गई एक किस्म की ट्रांजैक्शन। इट हैज बीन डन, इट कैरीज अ बाइंडिंग इफेक्ट अंडर हस्पा बिल का जो 2005 का है जजमेंट, उसके तहत ये बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे जो है इस राय के पाबंद है। एक आखिरी बात, सॉरी, आपने अभी एक रेफरेंस केस का रेफरेंस दिया था जिसके तहत आपने बताया था कि ये बात तय है कि राय फैसला है और बाइंडिंग है। वो कौन सा फैसला है जिसको आप रिफर कर? उसको हस्बा बिल केस कहते हैं। उसकी मैं आपको जो है वो 2005 PLD सुप्रीम कोर्ट 873 ये उसकी साइटेशन है। और इसमें जो है ये इफ्तिखार चौधरी साहब का जमाने का ये वो रेफरेंस अगर आपको याद होगा, और ये गालिबन जो है ये फुल कोर्ट जजमेंट है, यानी इसमें जो है मेरी इस वक्त वो सामने कुदरती खुला हुआ है, मैं देख रहा था उसको, ये तकरीबन 10 या 11 मेंबर बेंच का जजमेंट है। ओके तो इसलिए जो इसको अगर ओवरराइड भी करना है तो इससे बड़ा बेंच चाहिए, इससे बड़ा बेंच चाहिए। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी इनकी तो एक वाज़ेह राय आई, और जो मलिक साहब आपके दिल में एक यानी थे यार एक जाविये से आपने सवाल पूछा सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो भट्टी साहब आप इसकी आ जाते हैं, ये तो हो गया कानून जिधर सानू कख नहीं पता, मतलब हम जानते नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं है। अब आ गई इसकी पोलिटिकल फॉलो, उस पर आप ज़रा बात करें। देखिए पॉलिटिकल तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी हुकूमत, एक अखलाकियात भी चीज़ है। एक खुद जब मुस्लिम लीग नून के लोग मुनरफ हुए थे तो लोटे सबसे पहले ये लेके गए थे, इस तरह की तनकीद करते थे कि जी ख़रीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके मौजूद आपके दोस्त हैं 85 से गैर जमाती इलेक्शन में। अब एक तरफ ये खुद कहते हैं ज़मीर फ़रोख्त बंद होनी चाहिए, ख़रीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, जिसको अवाम वोट दे उसी का वोट होना चाहिए। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वोट अकाउंट ही नहीं हो सकता अगर डल भी गया है। तो अब इसमें इबहाम तो नहीं रहा। अब जैसे गवर्नर नहीं है और चौधरी साहब के पास गालिबन गए थे तो उन्होंने ओथ नहीं लिया। अब एक ही आईनी सी टेक्निकल सी चीज़ें हैं, अब अदालत ही इसका उन्होंने कहा नोटिफिकेशन हो गया, वो आज जाके बैठ जाएंगे। देखिए तो अगर भी तो एक मसला है ना, देखें ना, पाकिस्तान है, ये कोई आसान मुल्क नहीं है। अगर स्पीकर साहब गवर्नर बनते हैं तो जो डिप्टी स्पीकर है लीगली वो स्पीकर बन जाएगा, और जो जब स्पीकर गवर्नर बन गए उनके खिलाफ अदम एतमाद है, तो जो स्पीकर मजारी 2 साहब आएंगे वो सबसे पहले कहेंगे ये अदम एतमाद को अब पकड़ लेते हैं, तो जो सियासी कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। मेरी राय है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, यहाँ पे ये लड़ाई भाई जब 25 बंदे निकल गए तो कौन सी अदम एतमाद? नहीं हाँ, एक सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, स्पीकर के इलेक्शन पे आपका साबित होना ज़रूरी नहीं कि आप कौन है, वो हिडन है।
ये वजीर आला, अगर वजीर आला के लिए मैं MP वोट डाल दूं मुझे बताना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा। साहब निकल गए, नहीं मान लिया, नहीं मैं हमजा साहब कैसे रहेंगे? ये सारा कंफ्यूजन है। मैं ये कह रहा हूं कंफ्यूजन कैसे है कि अगर गवर्नर परवेज इलाही साहब ले लेते हैं, आईनी तौर पर वो उन्हें कह सकते हैं जी आप ओथ ले, ठीक है, सॉरी इत्तेमाद का वोट ले, ठीक है, तो वो यकीनी बात है जो मर्जी कर ले, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिला के 186 नहीं होते, मुनर्रफ अरकान को लेना ही पड़ता है, उसके बाद क्या ऑप्शन है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो कहेंगे, किसको कहेंगे? वो कहेंगे स्पीकर को कहेंगे, क्योंकि वो खुद स्पीकर नहीं रहेंगे। तो जो डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर बनेगा वो गैर कानूनी काम करेगा। नहीं, मैं स्पीकर का नुमाइंदा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने देना। जब आप स्पीकर वहाँ पे दोस्त बाजारी बैठेगा तो वो ये भी कर सकता है कि जो मेरे से पहले स्पीकर थे उनके खिलाफ एक अदम इत्मीनान है, पहले इस पे वोट कर। बट नाउ ही इज अ गवर्नर। मेरा ख्याल है स्पीकर तो यार सीट में ही नहीं रहा। मलक साहब मैं जरा लोगों की आसानी के लिए बता दूं, फिलहाल डिप्टी स्पीकर को छोड़ दें, गवर्नर पंजाब जो भी होंगे उन्होंने CM पंजाब को डायरेक्शन देनी है कि आप इत्तेमाद का वोट लें, उससे पहले वो दूसरी नहीं ला सकते। हाँ वो इत्तेमाद का वोट ले आते हैं, अगर पहले तो वो साबित करें ना वो CM है। फिलहाल बादियुल नजर में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वो वज़ीर आला नहीं रहता क्योंकि वो 25 वोट माइनस करने वो तो 100%। हाँ अगर वो वोट ले लेते हैं फिर वो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल बादियुल नजर में 25 जो उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि PTI लोगों ने वोट दिया है, 197 हुए हैं, इन्हें 186 197, हाँ तो 186 चाहिए। बट इस सब अगर तो 25 माइनस करने तो दुनिया की कोई ताकत CM तो बस फैसला आज वो तो दुनिया की कोई आपको सेटिस्फाई करता हूं कि चीमा साहब को सैक करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब स्पीकर साहब जाके आप संभालें। ये ऑर्डर आपकी फेडरल गवर्नमेंट का था कि जनाब स्पीकर जो है वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। सही है, अब वो वापस जाके कहेंगे नहीं ऐसी सीट तो वापस हो, तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करनी है। नहीं आप बात नहीं समझ रहे। अच्छा स्पीकर साहब ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं गवर्नर नहीं बनता, वो बात है यार। नोटिफिकेशन काजी साहब वो उनके गवर्नर बनने से पहले की तारीख उससे पेश हुई है, मैं उसकी बात। अच्छा मलक साहब क्या आईनी बहरान पैदा नहीं हो गया? मैं कहता हूँ आईनी भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया। मेरा आर्गूमेंट तो शायद आप उस तरफ चले गए। मेरा आर्गूमेंट ये था कि इसमें सियासी जो PTI की और PMLL की मुहाजरा बढ़ गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें यार एक सियासी जमातों का इख्तिलाफ है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक हुक्म दे देते हैं उस पर इंप्लीमेंट होना जरूरी है। ये कहते हैं आईनी बुरान हो गया। जब आप दूसरी पार्टी के 25 बंदे तोड़ेंगे, वारदात करेंगे, तो आईनी बुरान तो होगा ना। यू आर मेकिंग, तो आपका क्या ख्याल है जिन्होंने ये आईनी बुरान क्रिएट किया है, क्या करना चाहिए उनके बारे में? जिन्होंने खरीदा है लोगों को, उनको है या उन्होंने रहने दिए या कानून में से कोई नुक्ता निकाल के लाएं कि ये टिके रहें? क्या करें? सजा नहीं चाहिए उनको, सजा होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए कानून जिस तरह चलता है। दो जो प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी ना, दो थी। एक इनकी मुद्दत म्याद कितनी होगी डिस्क्वालिफिकेशन की, उन्होंने वो दोबारा प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया इसमें असेंबली कानून साजी करे। लेकिन वोट जो 25 पड़े हैं वो तो क्रिस्टल क्लियर बात होगी, इसमें तो बेबहाम ही नहीं रहा। इसको कैसे बाईपास करेंगे? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं हम कि वो बाईपास करें। जो मर्जी कर ले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आगे किसी CM वज़ीर आला का नहीं, हम सब उसके पाबंद है। उस फैसले पे आप बात कर सकते हैं। वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो उनकी हो गई ना जी, उसका वोट ही 0 हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन छोड़े, वो तो कल इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। मेरा ख्याल उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रही। जैसे फैसल चोई साहब कह रहे थे उनके पास और ऑप्शन ही नहीं रही, क्योंकि जो उसने वोट डाला उसको अदालत ने गैर आईनी करार दे दिया, वो काउंट ही नहीं होगा। और अच्छा, और जो एक गैर कानूनी तरीके से CM बने हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को कहेंगे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। व्हाट अबाउट दैट? नहीं, वो मेरा ख्याल है पहले की करारदाद है। एक लड़ाई उससे पहले एक जुर्म हुआ, एक काम गलत हुआ, यू ब्रोक द लॉ एंड यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन दैट सीट एंड यू आर आस्किंग तुसी लो पहले, और तुसी पहले आपने तो दसो। टेक्निकलिटी पे छुपते रहे एक, लेकिन आज के फैसले के बाद काजी साहब मेरा ख्याल है छुपने की गुंजाइश नहीं रही। गो के यकीनन आप जज साहबान के आगे तो मेरी तो और रिव्यू पिटीशन में नहीं जा सकते क्योंकि ये रेफरेंस है। और इसमें एक एंगल है ना, ये एक तो मेरे ख्याल में जो फेडरल हुकूमत है वो तो बच गई, वो तो 100% बच गई। तो उसको कौन कह रहा है? वो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो बच गए। हीट तो आई है पंजाब पे,
तो एक जगह जो आपके एमएनए जितने भी पीटीआई के वहाँ पे कौमी असेंबली में बैठे हैं वो नाअहली से भी बच गए और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। नहीं, उनके लिए अच्छी खबर। मेरी बात नहीं समझे, नाअहली तो होगी जब आप वोट डालेंगे। अब वोट नहीं डाला तो नाअहली नहीं, वो तो बच गए सारे। वो नाअहली नहीं, बिल्कुल बच गए, लेकिन सवाल क्या है, वो तो सिंध उसमें जाकर भी बच गए। सवाल ये है, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं रहे, कल को वोट नहीं दे सकते। वोट नहीं दे सकते। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको लोगों के समझने के लिए, देखिए 2 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत खड़ी है, 172 चाहिए और 174 है। और आज एमक्यूएम ने कल परसों भी कहा बाप के 4 लोग आज छोड़ देते हैं, तो वो जो 17-18 उनके पास लोटे सॉरी मनरफ रुकर है वो तो किसी काम के नहीं, वो उनका तो वोट ही नहीं काउंट होगा। कैसा आप समझ पाए कि नहीं? कह रहा हूँ कि 155 या 125 लोगों ने इस्तीफे दे रखे हैं इधर जो है, फिर एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो हम तनकीद सुप्रीम कोर्ट पे बार बार करते हैं, हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो इससे हमें बाज रहना चाहिए। आज उन्होंने जो फैसला किया है जी, तो अब आप क्या कहेंगे कि पहले फैसले उनके गलत थे, आपके फ़ायदे में आ जाए फैसला तो ठीक, किसी के फ़ायदे में आ जाए, मतलब वो इस पे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो उन्होंने फैसला किया वो आपके सामने ही है, लाख आप मगर इस पे भी तो है ना, हमारी जो वकला बरादरी है वो जो उनकी नुमाइंदगी होती है उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरह है। मुझे पता है कई वकला हैं जिनसे मैंने बात की, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल चौधरी साहब से अपोजिट किया। अब पता नहीं, हमें तो समझाने वाला। देखिए दोनों पार्टियों के वकला आर्गूमेंट करते हैं उन्हीं कानून की किताबों से। एक केस है ना, मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वकला भी बात कर रहा हूँ, कमल की बात आसान कर लेता हूँ। एक मुकदमे में मैं मुल्ज़म हूँ, आप मुद्दई, या मैं मुल्ज़म हूँ, दोनों वकला उन्हीं के रेफरेंस देंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी तो बाइंडिंग है सब पे मान। 2 मिनट सुप्रीम कोर्ट तो बाहर आ जाइए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 25 लोग मेरी टिकट पे इलेक्शन लड़के मेरे खिलाफ मेरी दूसरी पार्टी से भी मिल जाते हैं, तो आपकी क्या राय है? मेरा हाल है ये इनलीगल है, इनमोरल है, गैर सियासी, ये पंजाब की बहस करने हैं। आगे चलते हैं, टेक्निकल रास्ते ना ढूंढे ना वापस उनको। सब बहस बहुत देर की हो रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद किसी को फैसला पसंद ना उस पर इम्प्लीमेंट होना लाजम है। फैसले पे आप तनकीद कर सकते हैं, फैसले पे आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उसको मानना, मैं पाबंद हूं उस फैसले का, उस पे मैं पीटीआई और देखिए वैसे हमारे यहाँ कितनी बदकिस्मती है, हम अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं। आपको पता है सिंध की एप्लीकेशन की है, गवर्नर की कोई पता नहीं कौन है गवर्नर, पंजाब का किसी को नहीं पता। ये जो सियासी हमारी लड़ाई है ये हमें टोटली हर जगह परेशान कर रही है। आप देखिए किस तरह अभी तो मैंने अर्ज की थी, सियासी, आईनी, मौशी तीनों बहरानों में पाकिस्तान इस वक्त है, सियासी, आईनी और माशी। इस वक्त कोई अमलन हुकूमत नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे, जब आप पार्लियामेंट के जो मेंबरान खुदा न खासा बहुत बाइज्जत हैं, उन्हें आप करियाने की हट्टी का कोई आप कमोडिटी समझ लेंगे और फिर गिला किसे कर रहे हैं आप? जब आप लोगों की जो लॉयल्टीज हैं चेंज करवा रहे हैं लालच देके, आपका डिप्टी कमिश्नर भी आपका लगेगा, तो फिर व्हाई टू कंप्लेन? Who is to blame? सफरर तो Who is to blame? मैं सफरर हूं, but who is to blame? नहीं, इजाजत दें, मुझे ब्रेक लेनी है। बात यह है कि हम दूसरे बहुत कीचड़ उछालते हैं, कभी अपने गिरबान में देखें, पता नहीं नाक ही बंद करनी पड़ जाए। माफी चाहता हूं, हम सबको ठीक होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद खबरें हैं, निगरान सेटअप पर मुशावरत क्या शुरू हो चुकी है, और सबसे अहम बात, IMF कल क्या हमारा हशर करेगा उन चंद टकों के लिए जो हमें डिफॉल्ट से बचाने वाले हैं मुबैना तौर पर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वो अहमद अदीम कासमी ने कहा था कि बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की ताज सर पे रखा है, कौम है बेड़ियाँ। इन बेड़ियों की बात करना चाहते हैं और हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा इंतहाई नोटेड जो है इकोनॉमिस्ट हैं, और जनाब वेलकम टू दी शो। हफीज़ पाशा साहब, हमने आपसे पहले भी बात की थी और आपने बड़े ग्रेव कंसर्न्स का इजहार किया था। कल 18 तारीख को हम IMF की तरफ जा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि हमारी इशराफिया के कुछ हिस्से कहते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर सोमालिया नहीं बनने दिया जाएगा, तो हमें बचने की क्या कीमत होगी इस अवाम के लिए कल अगर हमें प्रोग्राम मिल जाता है और हम उस डिफ़ॉल्ट से बच जाते हैं? पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए आज रुपए की कदर में और कमी आई है और ओपन मार्केट में तो ये तकरीबन 200 तक पहुंच चुका है। ये बहुत परेशान कुन बात है, और इस वक्त पोजीशन ये है कि कल IMF के साथ दोहा में बातचीत शुरू होने वाली है। एक बात मैं ये कहूँ, थोड़ा सा इसमें हमें एक पॉजिटिव इशारा इस लिहाज से मिल रहा है
कि IMF बातचीत को जारी रख रहा है, हालांकि 15 तारीख को हुकूमत ने तेल की कीमत नहीं बढ़ाई। इससे कुछ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि शायद वाशिंगटन में थोड़ी सी थिंकिंग में तब्दीली आई है पाकिस्तान के मामले में। लिहाजा हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़े, और मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा जोर इस वक्त इस बात पे होगा कि आने वाले शायद हमारा जी आवाज़ आ रही है सर? मैं सुन पा जी बिल्कुल आ रही है। जी प्लीज़ कंटिन्यू सर। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत अपने साथ किस तरह का बजट स्ट्रैटेजी पेपर लेके जा रही है, इसलिए कि हमारे लॉज के तहत हुकूमत को बजट से पहले एक बजट स्ट्रैटेजी पेपर तैयार करना पड़ता है, और वो इस वक्त IMF से शायद इस पे बात होगी। अब देखिए अल्लाह के फजल से क्या होता है, हालात ख़राब हैं, हम बस दुआ कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो। अच्छा पादल साहब, ये फरमाइएगा कि अगर IMF से कुछ मामला तय हो जाते हैं तो फ्यूल कितना बढ़ सकता है, बिजली की कीमत में कितना इजाफा आपके तजर्बे के मुताबिक आ सकता है, और इसके आम शहरियों पर क्या इफेक्ट होगा? सबसे अहम बात यह है कि देखिए आज आपके तेल की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई। ख्याल ये था कि कोविड का फिर से फैलने के बाद चाइना में रफ्तार कमी होना, इससे कमी होगी शायद, मगर ऐसा नहीं हो रहा है और ये बहुत परेशान कुन है। देखिए अंदाज़ा ये है कि अगर आपने सब्सिडी को हटाया और इसके नतीजे में कीमतों में इजाफा दो तरह का होगा। एक तो मोटर स्पिरिट गाड़ियों की कीमत, पेट्रोल पे तो सीधा इजाफा है। हाई स्पीड डीजल का जो असर है वो खाने पीने की चीज़ों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। लिहाजा हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर आपने पूरे तौर पर सब्सिडी हटाया तो इस वक्त जो आपका ये अफरात ज़र है जो 13% के लगभग है, वो वक्ती तौर पर 18% तक जा सकता है। तो बहुत इजाफे की हमें परेशानी तो ज़रूर है, मगर हो ये रहा है कि चूंकि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो रुपए में गिरावट चलती जा रही है और उससे ही अफरात ज़र में इजाफा होने तरफ पैदा हो चुका है। तो अब यह है कि अवाम पर बुरा असर पड़ेगा इसका, मगर आप सोचिए कि बजट में अगर आपने ये नहीं किया आने वाले बजट में, तो क्या साल भर में आप 1200 अरब की सब्सिडी दे पाएंगे? ये गैर मुमकिन सी बात है। उससे रुपए जो इजाफा होगा मनी सप्लाई में, उससे ही अफरात ज़र में इजाफा हो जाएगा। एक सवाल मलिक साहब आपकी इजाज़त से, डॉक्टर साहब कहाँ रुकेगा डॉलर? कोई एक बेंचमार्क है जिसके बारे में समझते हैं ये डील हो जाए तो खुदा रहा ये रुक जाए? मैं तो एयरपोर्ट पे हमारा पैसों का मुझे बड़ा परेशानी हुई वहाँ दुबई में, तो ये कहीं रुकेगा? देखिए इसके रुकावट के लिए आपको मुनासिब इक़दाम लेने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए कि खुदा न खास्ता हमारा जो करीबी मुल्क है, दोस्त मुल्क श्रीलंका 220 से 350 तक जा चुका, तो लिहाजा आपको इक़दाम लेना बहुत ज़रूरी है और इसमें दो तरह के नुमाया इक़दाम करने हैं आपको। एक तो दरामदात को किसी न किसी तरीके से कम करना है, 10 से 15% ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, और बजट में टैरिफ्स बढ़ाने, इंपोर्ट टैरिफ्स, ताकि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं अलावा खाने पीने चीज़ों की, दवाइयों के और फ्यूल के, इन सब पे ड्यूटीज बढ़ाना है। दूसरी तरफ आपको ये करना है कि आपका जो टैक्स का निज़ाम है उसमें बहुत ही नुमाया तौर पर तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। आपको टैक्सेशन प्रोग्रेसिव अमीर तबके पर लगाना पड़ेगा, जुर्रत आपको लेनी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि जो अमीर तबके को जो बेशुमार मराद दिए गए हैं वो ख़त्म होंगे। अगर आप ये दो नहीं करते हैं तो रुपए की गिरावट जारी रहेगी, चलता रहेगा। अच्छा पाशा साहब, ये गैर सियासी सवाल है, इसको सियासी न समझिएगा। 1 महीना हुकूमत को हुआ है तो ऐसे लगा है पाकिस्तान बिल्कुल ही लावारस हो गया है। हर रोज़ 2 रुपये 3 रुपये डॉलर बढ़ रहा है, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही। ये एक सियासी तब्दीली है
कि नाअहली है, ये क्या चीज़ है, समझ से बाहर है। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, तो फाइनेंस में जो पोजीशन है कि इस्लामाबाद में कुछ लोग मौजूद हैं और लंदन में भी कोई और, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ है। तो पार्टी के अंदर ये इख्तिलाफात मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चूंकि कोalition है, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए था। मेरा तो ख्याल है कि पहले दिन से ही माशी हालात पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी था। मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि ये हुकूमत जिसको अल्लाह के फजल से इतनी बड़ी कोalition मिली, क्योंकि ताकत होनी चाहिए थी, कमज़ोरी नहीं, उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है और नतीजा ये कि डिसीशंस जो आने थे वो नहीं आ रहे हैं और इस वजह से मार्केट्स में बहुत परेशानी बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि बादियुल नज़र में तो ऐसे लग रहा है हुकूमत अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आज प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इत्तेहादी जमातों को बुलाया, उनका कहना है कि हम किसी भी कीमत पे ये प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये वो 15 दिन खुदा ना खास्ता IMF से डीलिंग में कोई डिले करते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को? देखिए, होगा ये कि अगर IMF के साथ बातचीत मुकम्मल नहीं होती, कुछ अरसे से पाकिस्तान में बाहर से पैसे आना रुक गया है। आपको हैरत होगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मनफी हो चुका है कि लोग जो हमारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तेजी से अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करके डॉलर्स में बाहर भेज रही हैं। मनफी हो गया है। आपका जो इक्विटी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट, उसमें तो खैर मनफी है। और खुदा न खास्ता अगर रोशन डिजिटल अकाउंट्स पे हमला हो और पैसा निकाल के लोग बॉन्ड्स में लगा दें, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मुझे तो इस कदर परेशानी है कि अगर हालात को संभाला नहीं गया तो बहुत तेजी से आपके रिजर्व्स जो हैं अभी काफी कम हो चुके हैं, 10 अरब डॉलर के लगभग सिर्फ रह गए हैं, वो बहुत तेजी से और कम हो जाएंगे। तो आप कैसे अपने बाहर के जो पेमेंट्स है वो कर पाएंगे? तो लिहाजा इस वक्त तो मैं समझता हूं कि हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की शायद जल्द से जल्द जरूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? इसी जब इमरजेंसी आप डिक्लेयर करते हैं तो देन यू हैव कलेक्टिवली यू कैन टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। आपको याद होगा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था 2015-16 में टेररिज्म के खिलाफ, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी, उसके बाद ज़रबेअज़्ब हुआ। इस वक्त हमें इसी तरह के डिसीजन लेने हैं, नेशनल एक्शन प्लान टू सेव द कंट्रीज इकोनॉमी। कब बैठे? ये जो रोजाना के आपस में चलता रहता है ये इस वक्त नामुनासिब है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर के तहत गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। इस वक्त सब बैठे डिसीशंस लें, अगर सख्त हैं तो सख्त हैं लें और रिलीफ किसी तरह से जो गरीब तबके हैं उनको पहुंचाएं, मगर जो अमीर तबका है वो पूरी तौर पर टैक्स दे और कीमतें दे। ये वक्त आ चुका है। डॉक्टर साहब, वो कौन से एक दो ऐसे डिसीजन है जो फौरन हमें लेने की जरूरत है? सबसे पहले आगाज कीजिए कि आप इंपोर्ट्स पर कमी लाएंगे, तो अर्जेंसी से अभी आपके जो इंपोर्ट के जो ड्यूटीज हैं वो बहुत कम हैं। आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में हमने अपने माशरे को खोला रखा है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ड्यूटीज हमसे 2 गुना है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, हमारे जो दरामदाद हैं उनको वाज़ेह तौर पर कम करें, खास तौर पर नॉन एसेंशियल आइटम। सिर्फ 3 आइटम पे आप ड्यूटी ना बढ़ाएं, खाने पीने के अशिया, दवाइयाँ और फ्यूल, बाकी सब पे आपको बढ़ाना है, वरना एक वक्त खुदा न खास्ता ऐसा आएगा जब आपको बैन करना पड़ेगा, कोटा लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप बजट जल्द से जल्द लाएं, उसमें एक पॉलिसी इस तरह करें कि आप टैक्सेस में इजाफा करें, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, उसमें बहुत गुंजाइश है।
और उसके नतीजे में आप आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, एक वक्त पे बनाने की जरूरत नहीं है। और सब्सिडी को साल भर में आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें, और जो रेवेन्यूज आपको सब्सिडी देने के लिए चाहिए वो आप अपने नए टैक्सेशन मेजर से हासिल करें। बजट ले आए जून के पहले हफ्ते और शो करें मुल्क को कि हमने थिंकिंग की हुई है कलेक्टिवली, और हम एक अच्छा सख्त मुनासिब बजट ला रहे हैं। हम इस हुकूमत से यही एक्सपेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अभी याद होगा, ज़ाहिर आपको क्या याद नहीं होगा, आपके शोबे के मुतालिक जो फर्स्ट जो रजीम ऑफ रिफॉर्म्स थी IMF की, और फिर ये शौकत अजीज़ साहब ने की थी, फिर WTO आपने साइन किया, तो क्या हम इंडिपेंडेंट हैं कि हम ड्यूटीज़ करें या बैन कर दें कोई इम्पोर्ट्स, या जिस तरीके से हमने खोला था मीशत को 80s में जो इस तरह बेड़ा गर्क हुआ, तो क्या हम लीगली हमारे हाथ तो नहीं बंधे हुए? नहीं बंधे। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस WTO के लॉज में और प्रोविजंस में मौजूद है। और मुख्तलिफ वक्तों पर बहुत से मुल्कों ने ये किया है। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपनी इंपोर्ट पॉलिसी बतानी पड़ती है। आप अपना जो कस्टम्स टैरिफ का शेड्यूल है, अगर उसमें तब्दीली ला रहे हैं तो वाज़े तौर पर बताइए, ये नहीं कि छुपे छुपाए रेगुलेटरी ड्यूटी, SRO वगैरह इस तरह की बदमाशियां ना करें। वाज़े तौर पर ट्रांसपेरेंटली कस्टम्स टैरिफ में वाज़े तौर पर पूरा टैरिफ जो है वो बताएं। और आपने SRO की बात की, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो SRO का फ्रॉड था कि अपने तबके को गाड़ियां मंगा लो, SRO जारी करो, अगले दिन ऊपर कर दो, ये भी एक वजह बना है हमारी इस बर्बादी का। बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी। कपास की इंपोर्ट पर आपको पता है ड्यूटी कितनी है? 0। एप्टमा माशाअल्लाह ताकतवर बिजनेस इंडस्ट्री, उनको फ्री मिलता है ड्यूटी से हमारा कपास, और हमारा अपना किसान जो कपास ग्रो करता है उसे तो आपने बिल्कुल ही खत्म करके छोड़ा। हिंदुस्तान में इसी आइटम पर 60% लगता है ड्यूटी। दूसरी तरफ आपने शुगर पर इतनी प्रोटेक्शन दे दी, रेगुलेटरी ड्यूटियां लगा दी वगैरह वगैरह, ताकि जो आपके शुगर फैक्ट्री के ओनर्स हैं उनकी प्रॉफिट बहुत बढ़ जाए, बाहर से चीनी की कीमत बहुत बढ़ जाए। इस तरह की हरकतें हुई हैं। अब कब तक आप इसको छुपाएंगे? वक्त आ गया है खुदा के लिए इस तरह की हरकतें खत्म करें। हमारे मुल्क एक बड़े सख्त, गमगीन और मुश्किल हालात में जाने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में एक डिमांड है जल्दी इलेक्शन हो जाए, मैं तो टेक्निकली सवाल ये पूछ रहा हूँ, अगर पाकिस्तान इलेक्शन पे जाता है तो 4-5 महीने तो इस प्रोसेस में लग जाएंगे, निगरान हुकूमत आएगी, इसके दौरान क्या IMF से मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर निगरान हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। देखिए, बात यह है कि मैं भी वजीर था उस वक्त जब बम फटा है। उस वक्त मैं फाइनेंस का वजीर था और हम पर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। तो उस वक्त हमने बड़ी कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें सऊदी अरेबिया, कुवैत और चाइना ने बचाया। देखिए, इस वक्त पोजीशन ये है कि आप अगर केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं, वो उनका आमतौर पे जो पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, और ज्यादा से ज्यादा IMF से वो एक स्टैंड बाय फैसिलिटी जिसे कहते हैं, एक दफा कुछ अमाउंट ले सकते हैं 3 महीने के लिए। हमने 96 में लिया था, मैंने नेगोशिएट, मगर एक मुसलसल प्रॉपर प्रोग्राम 2 साल 3 साल का जिसे हम कहते हैं कि एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी, जो इस वक्त है 3 साल के लिए था और वो इस वक्त सितंबर में खत्म होने वाला है, उस तरह की फैसिलिटी आपके जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। तो गोया ये है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही जो है वो करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि हमने लास्ट क्वेश्चन कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर?
देखिए बात यह है कि जो मरात और कंसेशंस और बेनिफिट्स जो हमने अमीर तबके को दिए तकरीबन 2000 अरब तक बनते हैं सालाना। मेरी नाचीज गुजारिश ये है खुदा के लिए इनको कम करें और आवाम को इस तरह से आप रिलीफ पहुंचे। अब वक्त डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यू हैव अगेन टाइम एंड अगेन यू एनलाइटन अस ऑन मैनी इशूज। बड़ी साहब बात तो यही है कि ये अल्ले तल्ले बंद करें और ये फ्रॉड बंद करें। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में ना पाशा साहब की एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी नजर आता था। एक माशी एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन काश हमारे हाक में वक्त भी ये महसूस इसी तरह सोचें और इस ग्रेविटी को मलिक साहब और इस सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन को रियलाइज़ करके बड़े डिसीजन करें। मगर ये अपनी सियासत से कब हम निकलेंगे? इंशाल्लाह निकलेंगे बेहतर दिनों की तवक्को के साथ। इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।